सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। पॉलिटिकल का बीपीएसई 142 जो कि आपका थर्ड ईयर है और इसका पार्ट नंबर थर्ड है। तो इसके अंतर्गत हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, लिंक आप वहां से डायरेक्ट जाके विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए के तहत भारत की विदेश नीति द्वितीय में क्या परिवर्तन हुए हैं। यानी कि जो एनडीए सरकार है, जिसको हम बीजेपी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, उसमें द्वितीय व्यवस्था में क्या परिवर्तन या नीति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है, उसके बारे में आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। एनडीए के यानी कि द्वितीय स्तर के बारे में देखेंगे। जो द्वितीय स्तर का जो समय अवधि रहता है आपका 2014 का रहता है। इससे पहले जो एनडीए सरकार थी, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो आपके प्रधानमंत्री बने थे, वो तीन बार प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम उनके द्वारा ही एनडीए सरकार का नेतृत्व किया गया या फिर एनडीए सरकार का निर्माण किया गया, जो कि 2014 के बाद से हम बीजेपी सरकार के नाम से जानते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। तो ये जो द्वितीय अवधि रही है वो हमारा 2014 का काल रहता है। यानी कि 2014 से आज तक जो भारत की विदेश नीति रही है, जिसे एनडीए के नाम से भी जाना जाता है, या फिर एनडीए की विदेश नीति या फिर बीजेपी सरकार की विदेश नीति की बात की जाए, तो भारत ने किस प्रकार विश्व स्तर पर अपनी विदेश नीति पर आगे बढ़ पाया है, उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि यहाँ पे जो मोदी सरकार की व्यवस्था आई है, मोदी सरकार ने जिस प्रकार से 2014 में अपना एक बोल सकते हो कि अंश, अपना एक अस्तित्व स्थापित किया है, उसके तहत हमने ये देखा कि मोदी सरकार विश्व स्तर पर एक अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने विदेश नीति को अपनाने का निर्णय निर्धारित कर दिया। मोदी सरकार जिस प्रकार आप जानते हो कि सर्वप्रथम आपके जो देखने को आता है कि मोदी जी हैं, वो विश्व जब 2014 में उनकी सरकार बनकर आई और वो प्रधानमंत्री बनकर आए, तो उन्होंने सबसे पहले विदेश यात्रा पर ध्यान देना शुरू किया। फ्रेंड्स, इसका एक रीजन ये है कि जो आपका 2014 के बाद से विदेश नीति को इन्होंने अपने आप में, अपने अस्तित्व में स्थापित किया, वो ये चाहते हैं कि विश्व स्तर पर भारत की एक खुद की पहचान बन पाए या फिर बनाई जा सके। अब जैसे कि आपको भी देखा जाता है कि मनमोहन सिंह है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिला मनमोहन सिंह, जो श्री मनमोहन सिंह बोल सकते हैं या फिर मनमोहन सिंह, तो इसके अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि आपका इनके द्वारा जो प्रधानमंत्री बनकर इनका जो समय काल की अवधि रही है, भारत की एक पहचान बनाने में ये बोल सकते हो कि उस कदर से निपुण नहीं हो पाए, या फिर मोदी सरकार या फिर मोदी जी जिस प्रकार, एक जवाहरलाल नेहरू जिस प्रकार एक निपुण नेता या फिर दिग्ध नेता या फिर दमदार नेता के नाम से आज भी कहीं ना कहीं उन्हें याद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो मोदी सरकार या फिर मोदी जी हैं, उनका एक अस्तित्व और उनका एक जो बोल सकते हो कि समावेश है, वो एक जीता जागता दिग्ध नेता या दमदार नेता के नाम से संबोधित किया जाता है। अब जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इनके द्वारा एनडीए की जो सरकार विदेश नीति को अपनाई गई द्वितीय की, उसकी बात कर ली जाए तो इनके द्वारा विश्व स्तर पर एक भारत की अलग पहचान, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पहला पॉइंट आपका बोल सकते हो कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत ने या फिर मोदी सरकार ने या एनडीए की सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर पर विदेश नीति को अपनाना शुरू कर दिया। अब जिसके तहत ये देखने को मिला कि भारत एक देश से जुड़ता गया और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाता गया, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये आपका सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलता है कि अलग अलग देशों के साथ गठबंधन करना या फिर भाईचारे की मित्रता को बढ़ावा देना, नेपाल का हो गया, पश्चिम बंगाल का, श्रीलंका का हो गया, ये सारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के जो मोदी सरकार जो थी, इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इन्होंने अपने आसपास के पड़ोसी देशों पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया, उनके साथ अपनी मित्रता, उनके साथ अपने गठबंधन तथा नीति व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाने लगा, जिसके कारण भारत पूर्ण रूप से सुरक्षित देश के नाम से भी अब 2014 के बाद से संबोधित किया जाने लगा।
इसके अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि भारत आज सुरक्षा के मामले में भी अलग देशों के साथ अपने कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहा है। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में ये देखने को मिलता है कि विकास स्तर में व्यवस्था, विकास स्तर में बढ़ोतरी देख सकते हो, या विकास स्तर स्तर में आप विकास स्तर में ये देखने को मिला है कि जो एनडीए की सरकार रही है वो डेवलपमेंट के लेकर आगे बहुत रूप से आगे बढ़ रही है, कि भारत की जो विकास स्थिति है उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का एनडीए सरकार के तहत अनेक प्रकार से नीतियों का निर्माण किया जाता है। जिसके अंतर्गत आपने देखा कि 2014 में जिस प्रकार से कि आपको देखा जाता है कि विदेश नीति को अपनाना शुरू कर दिया, उसका एक महत्वपूर्ण कारण था भारत की विकास स्तर को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला पॉइंट था आपका सुरक्षा, दूसरा पॉइंट आपका विकास स्तर में बढ़ावा देना, जिसके तहत मोदी सरकार स्वयं या फिर मोदी जी जो प्रधानमंत्री बनकर हमारे सामने उभर कर 2014 में आए, उन्होंने सर्वप्रथम विकास स्तर में बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर यात्रा करना शुरू कर दिया, या फिर बोल सकते हो कि उन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया, जिसके तहत आज भारत की एक अपनी पहचान, उसका एक अपना डेवलपमेंट हो चुका है, या फिर बोल सकते हो डेवलपिंग कंट्री से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिसके अंतर्गत हमारा जो विकास स्तर का जो दर है वो पूर्ण रूप से 2014 से इम्प्रूवमेंट हुआ देखने को मिलता है, या फिर बोल सकते हो कि 2000 से लेके 2014 के बीच में जो इनकी दूरी रही है 14 साल की, उस व्यवस्था में इन्होंने 2014 के बाद से भारत की विकास स्तर में बढ़ावा दिया है, सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ावा दिया है। फ्रेंड्स, आ जाता है अब आपका तीसरा पॉइंट है नीति व्यवस्था में सुदृढ़ता। नीति व्यवस्था में सुदृढ़ता, नीति व्यवस्था में नीति व्यवस्था में सुदृढ़ता का फ्रेंड्स मतलब ये है कि जिस प्रकार से मोदी सरकार हमारे नीतियों को निर्माण करने में सक्षम हो पाई है, जैसे कि आप मान सकते हो कि मोदी सरकार अपने नीतियों को निर्माण करने में पूर्ण रूप से अत्यधिक आगे बढ़ पाता है। जैसे कि आपने देखा कि क्या है कि मोदी सरकार ने, जैसे कि आपका राम मंदिर विवाद है या फिर 3 तलाक है, उस व्यवस्था में भी नीतियों को निर्माण करने में ये पूर्ण रूप से सक्षम हो पाई है। जैसे कि आपने देखा कि रात रात में ही करेंसी को चेंज किया दिया गया, या फिर बोल सकते हो कि ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए करेंसी व्यवस्था को बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्यापित रात रात में ही चेंज कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। इस व्यवस्था में आपने क्या देखा कि ये नीति व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उनमें सक्षम दर या फिर सक्षम या फिर बोल सकते हो कि इनको उनकी स्ट्रेंथ जो क्षमता है वो पूर्ण रूप से अत्यधिक है। 2014 के बाद से इन्होंने नीतियों का निर्माण किया है, नीति व्यवस्था को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण जरिया इनको माना जाता है। जिसके तहत हमने ये आपको देखा जाता है कि राम मंदिर का विवाद रहा, या फिर बोल सकते हो 3 तलाक रहा, या फिर बोल सकते हो जैसे कि अनेक प्रकार से हमारे आतंकवादी गठबंधन या फिर बोल सकते आतंकवादी जो व्यवस्था था पूर्ण रूप से उसे समाप्त करने का प्रयास इनके द्वारा इनके नीतियों व्यवस्था में किया जाने लगा। तो उसके बाद आपका फ्रेंड्स आ जाता है चौथा पॉइंट, देश व्यवस्था या फिर बोल सकते हो राज्य स्तर पर विकास, या फिर बोल सकते हो कि राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, ये आपका चौथा पॉइंट आ जाता है। फ्रेंड्स, तो राष्ट्र राष्ट्र का निर्माण, भारत आपको भी पता है कि एक राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन आपको देखा जाता है 2014 के बाद से जो भारत का एक राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जा रहा है विश्व स्तर पर, कहीं ना कहीं एक मोदी सरकार की या सो विदेश नीति को अपनाने के बाद ही सक्षम हो पाई है। भारत आज पूरे विश्व में प्रचलित है अपनी संस्कृति को लेके या फिर बोल सकते हो अपनी परंपरा को लेकर, परंपरा को लेके या फिर संस्कृति को लेके, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी व्यवस्था आपको देखने को मिला, संस्कृति हो गई, चाहे कलाकृतियां हो गई, चाहे परंपरा हो गया, चाहे अपने धर्म हो गए, चाहे अपने जैसे कि आप मान सकते हो कि हमारे दक्षिणी दक्षिणी भारत में देखा जाता है कि भरतनाट्यम, कथकली, इस तरीके से हमारी संस्कृति है, या फिर बोल सकते हो कि अनेक प्रकार की हमारे संस्कृति है। उन सभी संस्कृतियों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार 2014 के बाद पूर्ण रूप से सक्षम हो पाई है भारत की एक सांस्कृतिक पहचान विश्व स्तर पर बढ़ाने के लिए। आज भारत की संस्कृति या फिर बोल सकते हो कि उसके धर्म यानी कि हिंदू धर्म को अत्यधिक एशियाई देशों में अपनाया जा रहा है। इसके तहत हम ये देखते हैं
कि भारत की एक अपनी पहचान देखने को मिल रही है एशियाई देशों में। राष्ट्र का निर्माण से मतलब फ्रेंड्स हमारा यही है कि जो भारत हमारा देश है एक राष्ट्र के रूप में और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आया है 2014 के बाद, जिसके तहत हमने ये देखा कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को फिर से समाप्त करने का प्रयास भी किया गया, तथा यह भी कुछ अंश देखने को मिला कि धर्म को बढ़ावा भी दिया गया, या फिर बोल सकते हो कि धर्म जाति पात को बढ़ावा भी मिला इस सब सरकार के अंतर्गत। जैसे कि आपने देखा कि राम मंदिर को बनाने के लिए फिर विवाद हो गया मुस्लिम लीग का कि हाँ वो राम मंदिर के खिलाफ है, तो इस तरीके से आपने देखा कि दोनों डिबेट हुए। लेकिन भारत सरकार ने या फिर विश्व मोदी सरकार ने देखा कि 2014 के बाद से इन्होंने संस्कृति तथा धर्म व्यवस्था पर अत्यधिक जोर देते हुए इन्होंने अपनी एक भारत को हिंदू धर्म के आगे बढ़ावा देने का प्रयास किया, हिंदुत्व का व्यवस्था का अपनाने का प्रयास किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आ जाता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। शिक्षा व्यवस्था की सुधार की बात कर ली जाए फ्रेंड्स, तो इन्होंने विदेश नीति को अपनाते हुए इन्होंने शिक्षा व्यवस्था का सुधार में भी बहुत पूर्ण रूप से अपना व्यवस्था या फिर बोल सकते हो अपनी भूमिका अदा की है फ्रेंड्स। तो उसके बाद आ जाता है शिक्षा व्यवस्था में सुधार। फ्रेंड्स 2014 से पहले कोई भी ऐसा छात्र जो विश्व स्तर पर अपने विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता था तो उसके लिए कठिन परिश्रम या फिर बोल सकते हो वीजा ये सब इस तरीके से प्रिपेयर करने में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, या फिर बोल सकते हो कि वो बाहर जा ही नहीं पाता था। लेकिन 2014 के बाद से विदेश नीति में शिक्षा ग्रहण करने या फिर विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षकों को पूर्ण रूप से अधिकार मिलने लगा, जिसके कारण हमने ये देखा कि आप लोग भी जानते होंगे जिस प्रकार चीन शहर के वुहान शहर में आपने कोरोना को देखा, तो वहीं पर हमारे बहुत से ऐसे शिक्षक थे या फिर बोल सकते हो कि छात्र थे जिन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनेक अनेक जैसे चीन में भी रह चुके, तो उस व्यवस्था में इन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर या फिर छात्रों पर ध्यान देना शुरू किया, उन्हें विश्व स्तर पर पढ़ाने का और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनकी जान या फिर बोल सकते हो कि उनकी जान की कीमतों का ध्यान रखा गया। आप कोरोना का बहुत बेस्ट उदाहरण ले सकते हो कि कोरोना टाइम में किस प्रकार से सभी देशों ने अपने स्टूडेंट्स का त्याग कर दिया, लेकिन भारत एकमात्र एक ऐसा इकलौता देश है कि जहाँ पे स्टूडेंट तो छोड़िए आप ऐसे एक आम नागरिक को भी विश्व स्तर से उन विश्व से देशों से लेकर हमारे देशों में लेकर लाया गया, जिसके तहत हमने ये देखा कि आज भारत की शिक्षा व्यवस्था अलग अलग क्षेत्रों में या फिर अलग अलग देशों में भारत के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारे एनडीए सरकार की विदेश नीति के अंतर्गत हमारे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन जिसने उन्होंने अनेक प्रकार से परिवर्तन किए। तो फ्रेंड्स अब आ जाता है इसके सारांश की बात कर लेते हैं, जो आपका आ जाता है पॉइंट्स आपके सारांश, जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सारांश क्या होता है। सारांश का मतलब होता है कॉन्क्लूजन। सारांश का मतलब होता है कि कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में फ्रेंड्स यही देखने को मिलता है कि एनडीए सरकार जिस प्रकार से विदेश नीति में द्वितीय में स्तर में अपने आप में परिवर्तन किया, ये परिवर्तन करना बेहद ही जरूरी था। क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है ऐसा नारा दिया जाता है, जिसके तहत ये देखने को मिला कि 2014 से पहले जो भारत की विदेश नीति रही है पूर्ण रूप से एक पहचान या फिर बोल सकते हो कि भारत की एक अलग व्यवस्था या फिर स्वरूप बनाने में असक्षम था। तो उसके तहत ही हमने ये देखा कि 2014 के बाद से भारत ने या फिर मोदी सरकार ने जिस प्रकार अपनी पहचान विश्व स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया वो पूर्ण रूप से आगे बढ़ पाए, और एनडीए सरकार में हमें देखने को मिला एनडीए सरकार की द्वितीय विदेश नीति की भूमिका देखने को मिली। तो उन्होंने अनेक प्रकार से परिवर्तन किए, उन्होंने कांग्रेस सरकार की जो बनाई गई नीतियों था उन नीतियों में भी परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो क्लियर हो चुका होगा, ये टॉपिक क्लियर हो चुका फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।